हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सभी फार्मूला लाया हूं, जो कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा। अगर इस फार्मूले को आप सही से देख लिए तो उम्मीद है कि आप जो है एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आएगी आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर 1 आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर का ऑल फार्मूला मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के सहित मैं लेके चलूँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करा यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला आता है A बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है क्यू इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर करा है कि आर का जो मान है ना, आर का मान वो करा 0 हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर क्या करा, सॉरी, आर का मान जो 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर का मान कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। आर का मान जब भी होगा b से छोटा होगा। अब b क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। हम तो यहाँ पर करा वेयर, मतलब यहाँ a जो है a को हम कहते हैं भाज्य, b को हम कहते हैं भाजक, q को हम कहते हैं भागफल और r को क्या बोलते हैं, शेषफल। जैसे कि यहाँ पर मैंने बचपन से हम लोग पढ़ते हैं भाग के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं भाजक, यानी कि इस प्रकार जो होता है इसके आगे वाला जो अंक होती है उसको क्या हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। और ये बीच वाली जो होती है उसको कहते हैं भाज्य, जिसको हम a से लिखते हैं। किससे सूचित करते हैं, a से। भाज्य को a से लिखते हैं, भाजक को b से लिखते हैं और भागफल को हम q से लिखते हैं और शेषफल को हम क्या लिखते हैं, r से। तो सिंपल यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ये r जो आपका शेषफल जो है ये आपका 0 हो सकता है, ये आपका 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन करा b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो सिंपल बात है, अगर b से शेषफल बड़ा होगा तो भाग लगेगा, तो कभी भी भाग कटेगा नहीं, वो तो कटता चला जाएगा। मतलब जब तक शेषफल b से छोटा नहीं होगा तब तक जो है भाग लगता जाएगा, ये आपको भी पता है। इसलिए शेषफल जब भी आएगा वो b का मान से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। तो चलते हैं आगे। तो आगे आपको कहा जा रहा है अर्थात भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसको आप आसानी से बढ़िया से आप नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। इस पर से इससे रिलेटिव आपको इस वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो एक टाइप से ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप महत्तम यानी कि HCF और लघुत्तम यानी कि LCM ज्ञात करें। तो नंबर 1 की बात करें हम, तो नंबर 1 में कहा जा रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और तथा B के लिए। तो यहाँ पर क्या करें, अगर आपको कोई दो पूर्णांक दिया हो यानी कि 4 दे दे और आपको 8 दे दे और बोले 4 8 के बीच जो है इसका जो है LCM क्या होगा, HCF क्या होगा। तो सिंपल यहाँ से आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना और इसका जो है एक LCM या HCF का मान आपको दिया रहेगा, दो संख्या में दिया रहेगा, ये दोनों का कहेगा कि LCM इतना है तो इसका HCF ज्ञात करें। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, AB का HCF गुने AB का LCM बराबर A गुने B। तो यहाँ से A का मान हो जाएगा 4, B का मान हो जाएगा 8 और आपको अगर LCM दिया तो LCM का मान पुट कर दीजिएगा, HCF का मान निकल जाएगा। अगर HCF का मान दिया हुआ है तो यहाँ से LCM का मान निकल जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे में 2 नंबर में यहाँ पर क्या करा है आप देख सकते हैं, आपको 2 में कहा जा रहा है HCF बराबर A गुने B बटे LCM, यानी कि ये जो आपका जो है HCF अगर निकलेगा तो LCM को उधर भेजना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, बटा में चला जाएगा, क्योंकि बराबर जब उधर कोई भी चीज़ को भेजते हैं वो बटा में चल जाता है। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। तो बात करें वास्तविक संख्या, तो बाबू वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार का होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। वैसे भी लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। तो चलते हैं आगे। तो बात करें आगे, तो यहाँ पर करा है कि वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q बराबर डजंट इक्वल टू 0। और याद रखें कि यहाँ पर करा है कि रूट में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि वैसी संख्या रूट में भी नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परिमेय संख्या होता है। यानी कि जो संख्या आपका ना तो रूट के अंदर हो और जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बात करें परिमेय संख्या की तरह, वैसी संख्या जिसे रूट में लिखा जाता हो तो कराए क्या, और जिसे भाग देने पर कभी कटता नहीं हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है। सिंपल बात है, अगर आपका कोई संख्या दे दे √2, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर लिखा जाएगा चाहे कोई भी संख्या वो आपका हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर बात करें हम √4 की, तो ये आपका परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर से 2 निकल जाएगी, क्योंकि हम 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर रूट के अंदर सभी संख्या अपरिमेय नहीं होगा, वही संख्या अपरिमेय होगा जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता हो, तो वो संख्या आपका अपरिमेय हो जाएगा। बात करें यहाँ पर दशमलव प्रसार की,
तो यहाँ पर आपका देख सकते लिखा हुआ है दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर पहला पॉइंट में यदि p बटे q में q का मान 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर m के रूप में आ जाता हो तो वह भिन्न आपका शांत कहलाएगा। तो सिंपल बात है, यदि आपको क्या करा p बटे q में q का मान यानी कि हर नीचे वाला जो है ये q का मान अगर 2 गुने 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में लिखा जाता हो, अगर कन्वर्ट हो जाता हो तो वह संख्या आपका शांत कहलाएगा, याद रखें। तो नेक्स्ट चलते दूसरा पॉइंट में। तो आपको दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि यदि p बटे q में q का मान 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में नहीं आता हो तो वह भिन्न अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अशांत। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे में कुछ एग्जाम्पल मैंने दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर करा 3/10 बराबर 3/10, 3 को हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 गुने 2 गुने 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये आपका शांत हो जाएगा। याद रखें कि अगर 2 भी है तो भी आपका शांत होगा, या 5 भी है तो भी आपका शांत होगा, लेकिन ये दोनों में इसको एक होना चाहिए, या दोनों में से एक होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, तभी आपका शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। बात करें 10/3 तो यहाँ पर 3 है, ना तो 2 है, ना तो 5 है, ना तो 5/2 है। अगर ये कुछ भी ना हो तो ये आपका क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि 3 को हम 2/5 के रूप में नहीं ला सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑपरी में अशांत हो जाएगा। ठीक ना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो बात करिए चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 1 में उतना काफ़ी है, आप आराम से उसको देखिए, डील कीजिए, बहुत अच्छा। ठीक है ना। चलते हैं चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है बहुपद पोलिनोमियल का ऑल फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रैखिक बहुपद, नंबर 2 द्विघात बहुपद, नंबर 3 त्रिघात बहुपद। तो नंबर 1 की बात करें हम तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ पर करा ax प्लस बी बराबर 0 होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी बराबर 0। बात करें एग्जाम्पल की तो 2x - 3 y प्लस √2, ये सभी आपका जिसका पावर 1 केवल हो, पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसी समीकरण को क्या कहेंगे हम? रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद बोलेंगे। नेक्स्ट करते बात की द्विघात बहुपद। यहाँ पर लिखा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जैसे कि y² - 2 और z² प्लस 1/7, कुछ भी इसका घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जिसका घात जो है 2 होगा, अधिकतम घात, तो वो क्या होगा? आपका द्विघात बहुपद होगा। बात करें हम त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है। बात करें एग्जाम्पल का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये आपका इसका व्यापक रूप हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। द्विघात के कितने शून्यक होता है? 2 शून्यक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको, कह रहा है यदि 2 शून्यकों का योग पूछे द्विघात समीकरण में, आपको यदि 2 शून्यकों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। एक एक करके नोट करते चले, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। बात करें आगे करें और शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो बात करें यदि त्रिघात बहुपद के, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा, ये 3 शून्यक होते हैं। जिसमें 1 नंबर में करा यदि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है -b/a। 2 नंबर की बात करें यदि त्रिघात बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों का योग पूछे, शून्यकों तथा गुणांकों का योग पूछे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाता है c/a। बात करें यदि 3 नंबर पॉइंट की, तो 3 नंबर में करा यदि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा -d/a। ठीक ना। आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आगे की बात करें तो यहाँ पर क्या करें आपको? विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार आपका यहाँ पर क्या करा है कि rx बराबर 0 होता है, अथवा rx की घात जो है लेस देन करा gx की घात, यानी कि rx का जो घात होता है, यानी कि शेषफल की जो घात होती है वो gx की घात से हमेशा छोटा होता है। ये विभाजन एल्गोरिदम के नियम के अनुसार है। तो यहाँ पर हम बात करें आगे नेक्स्ट की। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ से आप नीचे में देख सकते हैं, नीचे में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा px बराबर gx गुने qx प्लस rx। तो पिछली हमने वास्तविक संख्या में भी ये फॉर्मूला देखा था, जिसमें करा था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य की बात करें तो भाज्य को px कहा जाता है, भाजक की बात करें तो भाजक को gx कहा जाता है, भागफल की बात करें तो भागफल को qx कहा जाता है, और शेषफल को rx कहा जाता है। तो वही यहाँ पर आगे चर्चा कर रहा था आपको। यहाँ पर gx जो है, gx की बात कर रहा है, gx इसको माना है gx भाजक को। इसमें पिछली कक्षा में भी हम बात की, पिछली चैप्टर में भी बात किए थे हम कि gx का मान, भाजक का मान हमेशा r से क्या होगा? शेषफल से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को हमेशा याद रखें। तो इसको कहेंगे भाजक को gx और भाज्य को px, भागफल को qx और शेषफल को rx। शेषफल को क्या बोलेंगे हम? rx। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो बात करें चैप्टर 3, किसका? चैप्टर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब। ठीक है ना। तो यहाँ पर करा 1 नंबर में
इसमें आपको ग्राफिया विधि से हल करने के लिए कहेगा। यानी कि जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में आप जाइएगा तो आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेगा जिसमें आपको कहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को इसमें जो है करा ग्राफिया विधि से हल करें, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको दो समीकरण मिलेगा। कितने समीकरण मिलेगा? दो समीकरण। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - बराबर 0। तो इस प्रकार के समीकरण को आपको आसानी से सॉल्व करना है। आपको इस प्रकार का दो बॉक्स बना लेना है। कितने बॉक्स? दो बॉक्स। और पहला समीकरण को यहाँ, दूसरे समीकरण को यहाँ, दोनों बॉक्स के साथ रख देना है। x मान लेना है। अब जब इसमें x का मान हम 0 लेंगे, x का मान क्या लेंगे? 0 लेंगे, तो y का मान क्या निकलेगा? 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। अगर y का मान 0 ले तो y का मान अगर 0 डाले तो ये खत्म, x मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस प्रकार हम बात करें फिर x मान 0 तो y का मान क्या आएगा? 4 × 12 3 आ जाएगा। y का मान अगर 0 ले तो x मान कितना जाएगा? y का मान 0 तो x मान कितना है? 2 × 12 6 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको दोनों को समीकरण को लेकर के आपको ग्राफ पे दर्शाना है और ग्राफ पे दर्शा करके आंसर को निकाल लेना है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें कुछ और यहाँ पर कह रहा है, इस टाइप आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा हमेशा। इस समीकरण युग्म का एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपको मोस्टली आपको ऐसा मिलेगा जिसमें इस प्रकार का सवाल मिलेगा कि बताए, दो समीकरण दे दिया जाएगा, बोलेगा बता इस समीकरण का युग्म जो है का एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा, या कहेगा इसको, या फिर इस प्रकार कहेगा विरोधी होगा, या समीकरण युग्म अविरोधी होगा, या यह समीकरण युग्म आश्रित होगा। ये आपको इस प्रकार भी कह सकता है, या समीकरण जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, या समीकरण से संपाती रेखा होगा, या तथा समांतर रेखा होगा। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम कब जो इस समीकरण को पकड़ेंगे, कब एक हल होगा, कब अनेक हल होगा, कब इसका कोई हल नहीं होगा, कब इसका विरोधी हल होगा, कब अविरोधी होगा, कब आश्रित होगा, कब प्रतिच्छेद रेखा खींचेगा, कब संपाती रेखा होगा, कब समांतर रेखा होगा। हम एक एक करके सारे पर डिस्कशन करेंगे 1 by 1। तो चलते आगे नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पर सिंपल समझना है कि जब दो समीकरण आपको दिया हो, जब कितने समीकरण? दो समीकरण आपको दिया हो, जो समीकरण आपको मिलेगा a1x² + b1y + c1 = 0, दूसरा मिलेगा a2x² + b2y + c2 = 0। तो आपको इस समीकरण को क्या करना है? आपको इस रूप में लिखना है, यानी कि x² के आगे वाले को एक साथ a1/a2 बराबर y के आगे वाला लिखना b1/b2, c जो है c यहाँ पर अचर संख्या होगा, 4 2 5 कुछ भी होगा, तो c1/c2। इस प्रकार का आपको लिख लेना है। क्या करना? लिख लेना है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल जैसे दे देगा 2x² + 4y + 6 = 0, फिर दे देगा x² + 5y, ठीक है ना, +9 = 0। आपको क्या करना है यहाँ पर? अब देखिए a1 और a1 की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 2, a2 की बात इसका नहीं पूछे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर। अब यहाँ पर y1 तो b1 की बात करें तो हो जाएगा 4, हम b2 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 5, बराबर की बात करें तो यहाँ पर c की बात करें तो हो जाएगा 6, और c2 की बात करें हो जाएगा 9। तो इस प्रकार आपको आसानी से लिख लेना है, जैसे यहाँ पर आपको समीकरण दिख रहा है। इस प्रकार लिखने के बाद हम बात करते हैं नंबर 1 की। जब नंबर 1 की बात करेंगे तो बात करें 1 नंबर का, तो 1 नंबर में करा कि यदि आपको a1/a2 बराबर b1/b2 ना हो, यहीं से कट कर दिया, यानी कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 में अगर फर्स्ट में ही आपका कट जाए, फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे 2/1, ये 4/5 है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है, यहाँ यहीं से कट गया है ये। जब इस प्रकार से आपको पहले ही कट जाए, आपस में बराबर ना मिले आपको, तो कहते हैं इसका केवल एक हल। इसका कितना हल होगा? केवल एक हल होगा, और इसको हम अद्वितीय हल भी कहेंगे। जब इस प्रकार से आपको कट जाए तो केवल एक हल, वो अद्वितीय हल होगा। इसको हम अविरोधी भी बोलेंगे, और यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? या समीकरण आपको एक जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसका अद्वितीय हल होगा, अविरोधी हल होगा, और इसका केवल एक हल होगा। इस प्रकार से हम 2 नंबर की बात करें, जब हम 2 नंबर में आएंगे तो 2 नंबर करा कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 आपस में बराबर हो, लेकिन c1/c2 जो है ये बराबर नहीं हो, ये यहाँ से कट जाए। बात समझ में आ रहा है ना? ये 1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन ये बराबर ना हो, तब ऐसा हो, तब क्या करना है? कोई हल नहीं। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? हम जिसको बोलेंगे विरोधी होगा। ये क्या होगा? विरोधी होगा, विरोधी हल। और इसके द्वारा जो रेखा होगा वो समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? समांतर रेखा। फटाफट नोट करते जाए, सभी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये सब लाइनें आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में मिलेगा, ठीक है ना, इससे रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है? कोई हल नहीं होगा, इसका विरोधी होगा, और इसके द्वारा जो रेखा होगा वो समांतर रेखा होगा। हम बात करें तीसरा रूल का, तीसरा पॉइंट की बात करें हम, तो तीसरा पॉइंट की बात में अगर यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों आपस में अगर बराबर हो जाए तो इसको बोलेंगे कि अनंत हल होगा। इसका इस समीकरण का क्या होगा? अनंत हल होगा, आश्रित होगा, या संगत हल या आश्रित हल होगा, तथा इसकी रेखा जो होगा वो संपाती रेखा, यानी एक दूसरे पर लाइन जो है एक दूसरे पर गुजरेगा, यानी संपाती लाइन होगा एक दूसरे पर, ठीक है ना। अनंत हल होगा, आश्रित या संगत होगा, और इसका रेखा कैसे होगा? संपाती रेखा होगा।
सभी को आराम से नोट कर ले, सभी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आज मैं आप लोगों के लिए 3 चैप्टर से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था, सॉरी इंपॉर्टेंट फार्मूला लाया था। तो आज लिए इतना काफ़ी है, मैं आप लोगों के लिए फिर आगे मैं लाता रहूँगा। तो अगर आप लोग को ये फार्मूला ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक ना, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसा वीडियो हमेशा लाते रहे, ठीक ना, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक ना। तो अभी मेरे फीलिंग को समझे और मैं भी आपका फीलिंग को समझता रहूँगा। अगर इस टॉपिक में बताने में कहीं भी आपको मतलब समझ में नहीं आया हो, या आप चाहते हैं कि कोई फार्मूला से रिलेटिव कुछ सवाल आपको हम बताएं, तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बना दूँगा। ओके, जय हिंद।